तो देखो आज जो हम लोग क्लास करेंगे ना, उसमें हम लोग केवल ओवरऑल सब कुछ समझेंगे, ठीक है। इसमें ना हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ओवरऑल एक पूरा एक पहले व्यू लेंगे, ठीक है। क्योंकि और ये मान के चलेंगे ना कि तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, और उस बेसिस पर हम चलेंगे। तो शुरू करें। आवाज क्लियर है मेरा? एकदम वीडियो क्लियर है, आवाज क्लियर है, सब ठीक है? हाँ ठीक है। देखो इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें हम लोग पार्ट बाई पार्ट पहले चीज को समझेंगे। पहले हम लोग टैक्स को थोड़ा एलाबोरेट कर लेते हैं उनके लिए जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो टैक्स जो है ना, ये एक तरह से समझ लो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाने वाला एक तरह का फिरौती है। फिरौती समझते हो ना, एक्सटॉर्शन। कैसे कहेंगे? क्योंकि ये आपसे जबरदस्ती लिया जाता है, यानी कि मैंडेटरी बोल करके इसको आप पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसको एक तरह से फिरौती बोला जा सकता है। लेकिन एक चीज है कि फिरौती पूरे शब्दों में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टैक्स का जो फिर यूज होता है वो काफी अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टैक्स जो है दो तरीका से हम लोग लेते हैं, ठीक है। जिसमें पहला तरीका ये होता है डायरेक्टली आप पे इम्पोज करके, यानी कि ऑन योर मनी, ठीक है, आप पर क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑन दी सर्विस एंड गुड्स, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया जिसमें कि आपसे डायरेक्ट लिया जा रहा है पैसा, और इसमें है कि इनडायरेक्ट तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन इसमें है क्या कि आपको ये समझना है अब कि ये दोनों डिफरेंस एक दूसरे से कैसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं कि जब आप कोई इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, तो इनकम अर्न करते हैं तो उस पर जो है गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमको इनकम टैक्स दीजिए, ठीक है। तो जब आप इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे किस अमाउंट पर कितना टैक्स कब पे किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इनडायरेक्ट टैक्स में सेम चीज होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं कहीं पे विजिबिलिटी हो कि हाँ भाई हमको पता है कि कितना टैक्स इस पे कर रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें आपको बिना बताए ही आपसे पैसा लिया जाता है, ठीक है। सब कुछ सही है अभी तक? ठीक है। तो अब बात आता है कि भाई ठीक है, पैसा लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, लेकिन टैक्स लेने का पर्पस क्या है? वो आप लोग को नॉर्मल आइडिया ही होगा ही कि किस लिए लिया जाता है। क्योंकि उससे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ बजट निकालती है, उस बजट के थ्रू क्या करती है, आदमी सब लोगों के पास, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में वो फंड ट्रांसफर करती है। लाइक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है, हर जगह वो फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करती है, उसको डेवलपमेंट के काम में लेके आती है। इसीलिए जब शुरू में हम बोले थे कि फिरौती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इसमें सारा पैसा जो है वो अपने यूज में नहीं ला करके आपके ही वापस यूज में देती है। समझ रहे हैं? ठीक है। तो टैक्स तो समझ में आ रहा है कि टैक्स अब क्या है, ठीक है। तो ये आपके पैसे पर, या आप कोई सामान लेते हैं या सर्विस लेते हैं, उस पर कुछ पैसे जो एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, वो जो होता है आपको टैक्स कहलाता है, ठीक है। और अच्छे से अगर बोले तो पहला कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी कि इनकम टैक्स में कि ऑन योर मनी, मतलब कि फ्रॉम योर मनी लिख देते हैं, कि मतलब कि आपके ही मनी में से एक हिस्सा काट करके ले लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन, यानी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसमें आपको क्या किया जा रहा है, अदर देन दैट अमाउंट, लाइक किसी प्रकार का सर्विस ले रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं, तो उस पर जो हम लोग सामान ले कर
के एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ना हम लोग इसमें, बिल्कुल। एक्स्ट्रा मनी। हम्म। तो इसको इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि ये आपके ही मनी का एक पार्ट होता है, लेकिन ये जो होता है ये आपके बर्डन को बढ़ा देता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन बात आता है कि बर्डन लेकिन किसका बढ़ाता है, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये समझ में आया कि टैक्स क्या है। अभी ये कंप्लीट क्लियर हुआ। ठीक है। अब मार्केट में जितने भी अर्न करने का तरीका है वो दो ही तरीका है, किसी भी पर्सन को अर्न करने का दो ही तरीका है, ठीक है। और वो तरीका क्या क्या हो सकता है? तरीका नंबर 1, सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड दूसरा रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। यही दो तरीका है। तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स है और रेंडरिंग सर्विसेज है, इस पे किस प्रकार का टैक्स लागू किया जाता है? वही कहलाता है आपको जीएसटी, ठीक है, जिसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस का तो मीनिंग समझ में आ गया कि क्या है सर्विस। गुड्स का यहाँ पर क्या है? वही सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी सामान उमान का जो लेन देन होता है उस पर करने वाला, चार्ज कर दिया जाने वाला टैक्स, ठीक है। अभी तक क्लियर है? मीनिंग तो समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। मीनिंग क्लियर है ना? ओके। अभी तक मीनिंग क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट नहीं ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि आखिर जीएसटी चार्ज कौन करता है, ठीक है। मतलब क्या सब कोई चार्ज करता है? मतलब कि जब आप सामान कहीं लेने जाते हैं तो आपको क्या हमेशा वो जीएसटी मिलता है कि देखने के लिए कि हाँ भाई सामने वाला पर्सन मेरे से चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जान लीजिए कि आप कहीं ना तो कहीं हर सामान पे किसी ना किसी प्रकार से टैक्स दे रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होगा टैक्स का वो जीएसटी का ही होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आपको ये समझना जरूरी है कि ये कौन कौन लोग हैं जो हमसे टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पूरा पैटर्न समझेंगे कि ये कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक आता है। तो ये कैमरा ऑन करो ना, किसी का फेस नहीं दिख रहा है। करते हैं। कोई कर रहा है क्या कि हम कर ले? करते हैं कर लो, तुम भी कर लो, ये भी कर लेगा। ओके, सभी कर लेंगे। आप तो बोले क्या बहुत खराब दिख रहे हैं। अरे हाँ, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। कैमरा को पढ़ाने में नहीं बन रहा है, कैमरा को क्या बोलते रहे हम समझ ही में नहीं आ रहा, हम अच्छा से पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं। हो गया, अभी ठीक लग रहा है भैया? हो गया, चलिए कंटिन्यू। अभिषेक, हाँ 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 बस। हाँ सही है। दिख रहा? पीछे वर्ल्ड का मैप लेके बैठे हुए हैं। हाँ तो ये चलते रहता है यहाँ पे, पास में रहता तो दिखाई देता है। तो अभी तक जो किया हम लोग थोड़ा उसको फिर से एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अजीब सा अभी पूरा टोटल हुआ है मेरे साथ, तुम लोग के साथ का तो पता नहीं। टैक्स के बारे में क्या बताया कि गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट आप
में से चार्ज करती है, जो कि अमाउंट हो सकता है आपके पैसे पे या आपके पैसे से एक्स्ट्रा चार्ज करके। दो तरीका बताए, जिसमें बताए एक डायरेक्ट टैक्स में जो बताए आपको कि इसमें आपको जो चार्ज किया जाता है वो आपके पैसे का एक हिस्सा ले लिया जाता है, और दूसरा बताया इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि बताया जाता है कि आप जो भी सर्विस या गुड्स परचेज कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा आप पे चार्ज किया जाता है, यानी कि आपके कॉस्ट के बर्डन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, दोनों में चीज क्लियर दिख रहा है? तो ये चीज समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि ठीक है, अब टैक्स जो है लिया क्यों जाता है। तो इसमें भी हम लोग समझे कि टैक्स इसीलिए लिया जाता है ताकि गवर्नमेंट वापस से जो है फंड को हमारे ही डेवलपमेंट्स में यूज कर सके। ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो है होता है कि ठीक है आपको यूज कर लेते हैं, तो ये भी तो दिमाग में कहीं ना तो कहीं सवाल आना चाहिए ना कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट तो खुद ही इतना अमीर आदमी है तो खुद ही का पैसा यूज कर ले। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे पैसा यूज नहीं करती है, वो आप ही के द्वारा लाए गए पैसे को ही वापस आपको दे सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज को? तो इसीलिए उसको गवर्नमेंट को जो है टैक्स आपसे लेना पड़ता है और लेकर के वापस जो है आपको वापस करना होता है दूसरे सर्विस के रूप में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपको रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे आपको रोड का हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, गैस हो, पाइपलाइन हो, पेट्रोलियम सर्विस हो, जितना भी हो, सबको उसको ऐसे करने के लिए वो टैक्स लेकर के ही वो सारा काम करते रहती है। ठीक है, ठीक है। अब बात आता है कि ठीक है कि अब बात करते हैं कि जीएसटी तो समझ गए कि चलो ठीक है, एक समझ में आ रहा है कि जीएसटी क्या है, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जीएसटी हम लोग को एक्चुअली देखने के लिए जो मिलता है ना हमेशा मार्केट में, वो कैसे मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लो कि किसी पिज्जा बर्गर के शॉप पे जाते हैं तो एक बर्गर आपको मिलता होगा, उसके नीचे टैक्स लिखा रहता होगा, और आपको टोटल अमाउंट पे करने के लिए बोला जाता होगा। बर्गर का प्राइस मान ठीक है। लीजिए 100,000 रुपीज, 1000 तो बहुत ज्यादा बर्गर का हो जाएगा। डोमिनोज वाला भी इतना महंगा नहीं मिलता। ठीक है, 100 रुपीज मानते हैं। ठीक है, टैक्स उस पर लेवाई करते हैं हम लोग, कौन सा टैक्स? तो जीएसटी। इस पे 18% कर देते हैं चार्ज, तो आपको हो जाएगा 18 रुपीज। तो टोटल अमाउंट आपको देखने के लिए मिलता है 118। एक इस तरीका से आप लोग देते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप चाहे तो इंक्लूसिव नेचर पे भी, जैसे कि ये क्या होता है ना कि जब आप मेन्यू सेट करते हैं तो जब आप मेन्यू का प्राइस में आप देखते हैं तो ये प्राइस इस तरीके से 100 रुपीज लिखा हुआ होता है और अलग से बताया गया होता है कि आप जो है इस पर अलग से जीएसटी पे करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आप पहले से एक प्राइस डिसाइड कर दीजिए कि हाँ भाई ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट है और उसी में इंक्लूडेड प्राइस है। जैसे कि आप किसी कपड़े के शोरूम में जाएंगे तो आपको हमेशा प्राइस जो होता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, जो हमेशा आप देखते होते लाइक आप देखते होंगे कि वहां लिखा रहता है 1800 का प्राइस है, वो ऑलरेडी जो है उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, आपसे अलग चार्ज नहीं किया जाता है टैक्स यहाँ पर। तो आप जब इसको परचेज करते हैं तो वहां पर जो बिल बनता है तो वहां पर शर्ट का प्राइस जो है कुछ और लिखा रहता है, उसके बाद टैक्स लिखा रहता है और टोटल अमाउंट जो है 1800 दिखा रहता है। ठीक है, तो ये चीज जो है सिस्टम जो है ऑलरेडी कैलकुलेट करके अपना एक अमाउंट यहाँ से निकाल देता है। ठीक है, निकालने का सिंपल सा तरीका है कि अगर ये 18% है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये प्राइस निकल जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 1.18 और ये जो भी निकल के आएगा इसका 18% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये मैथमेटिक्स नॉर्मल सा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाकी हम लोग एक बार एग्जांपल हम लोग एक बार एक्सेल शीट पे भी करके देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो है एक्सक्लूसिव नेचर का। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, आपको ये चीज दिख रहा है, और ये होता है इंक्लूसिव नेचर का। ठीक है, तो दो तरीका से जो है टैक्स को दिखाया जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है कि आप ऐसे ही दिखाइए वैसे ही दिखाइए, आपका जो मर्जी है आप कीजिए। ठीक है, लेकिन हमको जो है वो है कि इस प्राइस पे यानी कि ये वाले पोर्शन पे हमको भाई 18% चाहिए। समझ गए?
अब होता है कि ठीक है, लेकिन अब क्या 18% जो बोलता है कि हमको जो चाहिए वो क्या सबको पे करना पड़ेगा? यानी कि अब हम लोग किसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अपने पर्सपेक्टिव से कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखते हैं और कैसे कैसे पे करते हैं, लेकिन क्या ये हमारे बारे में पढ़ाई हो रहा है? नहीं, हम लोग उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं जो लोग पे करते हैं, यानी कि जो लोग एक्चुअली गवर्नमेंट से आपसे लेकर के पे करते हैं, यानी कि होलसेलर, रिटेलर या जो भी एंटिटी बॉडी है जो आपसे टैक्स लेती है और लेकर के पे करती है, हम लोग उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब जितना भी हम लोग चीज सोचेंगे ना, उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे। समझ गए? तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई पे कर रहा है ना, लेकिन अब पे तो सब कर रहा है, लेकिन उसके बारे में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी चीज उसके बारे में हम लोग कंज्यूमर है, ये तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। नहीं है तो उसके बारे में अच्छा, चिंता जिसको कौन टैक्स करेगा? लगाना है, ओके। हाँ, तो जो कंज्यूमर है उसको तो टेंशन ये सब का नहीं लेना है, तो उसको जीएसटी पढ़ने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो वो जिसको अपना, चार्ज करना उसको पढ़ना है। हाँ, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, जिसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो एज ए प्रोफेशनल जीएसटी का काम करता है, जिसके पास लोग जाते हैं, तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो लोग भी जो पढ़ाई करेंगे वो किसके पर्सपेक्टिव से करेंगे? हमेशा वो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से अब काम देखेंगे। ठीक है? तो अब बात आता है कि सेलर और सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स तो पे करना होगा, लेकिन क्या हमेशा पे करना होगा? नहीं, कुछ तो कुछ होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, आप इस अगर कैटेगरी में आते हैं तो ही आपको पे करना होगा। तो वो कैटेगरी के बारे में बाद में जाएंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि जीएसटी होता कितना तरह का है। ठीक है? जीएसटी कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आता है पहले, ठीक है, कैसे कैसे आपको लेवाई किया जाता है। तो जीएसटी जो है आपको 4 पार्ट में बांटा हुआ है। जिसमें से पहला, जिसमें पहला आपको जो जीएसटी कहता है कि आपको जो है, एक चीज उसके पहले और समझा देते हैं, ये चीज थोड़ा समझाना जरूरी है कि जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, उसको एक अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू किया गया था, जिस कॉन्सेप्ट को नाम बोला जाता है डुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है? कौन सा डुअल कॉन्सेप्ट? हाँ, डुअल कॉन्सेप्ट। और डुअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली क्या बात है कि इंडिया में जब इसको पहली बार अनाउंस किए थे ना मोदी साहब 2014 में, जब पहली बार लेकर के आए थे कि भाई हम लोग करेंगे, तो उनका कहना था वन टैक्स वन नेशन। ठीक है? लेकिन उससे लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए कि वन टैक्स वन नेशन तो ठीक है, लेकिन जब उन लोगों को बिल जब जनरेट होकर के आया तो उनको दो टैक्स देखने के लिए मिला, एक मिला सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है? दोनों का अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ था उस पे ऐसे करके, और आपसे कुछ पैसा जो है चार्ज किया जा रहा था, होल अमाउंट ऐसे करके। तो हुआ कि जब वन जीएसटी वन नेशन है तो हम दो क्यों पे करेंगे, हम एक ही पे करेंगे। तो एक्चुअली वो कहने का तरीका कुछ और था, लोग समझ उसको अलग गए। कहने का ये था कि आपको जो है ना, जब आप कुछ सामान खरीदेंगे या सर्विस लेंगे और उस पर जो टैक्स पे करेंगे, तो उस पे जो है आपको किसी प्रकार से ये नहीं सोचना है कि हमको अलग अलग पे करना होगा, आप एक ही जगह पे कीजिए। गवर्नमेंट जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है, आप एक ही जगह वसूलिए और वसूल के गवर्नमेंट को टैक्स पे कीजिए, और वो अपना डिवाइड कर लेंगे कि भाई कैसे हमको करना है। यानी कि गवर्नमेंट अपना देख लेगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे लेगी। ठीक है? दोनों अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसीलिए दो अलग अलग आपको टैक्स देखने के लिए मिलता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी बिल में कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? तो हम लोग दो चीज पहले जाने, सीजीएसटी यानी कि मतलब समझ में आ रहा है, सी से सेंट्रल, एस से स्टेट। ठीक है? तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी नाम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो ये इस तरीका से दिखाया जाता है। तो जो हम लोग ऊपर में यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट यहाँ से ऐसे दिखाए हैं, तो ये आपको कई जगहों पर ऐसे बाइफर्केट करके भी देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इसीलिए उसमें ये नहीं सोचिएगा कि अरे ये तो कुछ और दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दो तरह का टैक्स आपको देखने को मिल सकता है। तो बात आता है कि ठीक है चलो दो तरह का जान गए, और कुछ हो सकता है क्या?
तो चलो कंडीशंस पहले जानते हैं कि क्या और कंडीशंस कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि देखो सेंट्रल को भी अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, स्टेट को भी अपने अलग डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो वो अब टैक्स लेंगे ही, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा स्टेट लोगों पे छोड़ा हुआ है कि आप कैसे क्या करते हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है, इसका हम देख लेंगे। तो जो स्टेट है वो अपना देख लेती है, सेंट्रल जो है अपना देख लेती है, वो उनका डिपार्टमेंट है, वो समझे, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं वो जाने, ठीक है। हम लोगों को जो 18% वसूल है, हम लोगों को केवल एक ही जगह पे कर देना है, वो उनको जैसे बाइफरकेट करके जैसे करना है वो अपना जीएसटी कौन से समझे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो दो चीज हम लोग समझे यहाँ पर पहले, कि एक चीज जो समझे वो समझे डुअल कॉन्सेप्ट, ये समझे कि क्यों डुअल इसको कॉन्सेप्ट कहा गया, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग लोगों को ये पावर और अथॉरिटी दिया गया है अब अपने मुताबिक से करने के लिए, यानी कि सेंट्रल को अलग, स्टेट को अलग, ठीक है। तो बात आता है कि कुछ लोग और भी होते हैं जैसे यूनियन टेरिटरी, तो क्या यूनियन टेरिटरी इसमें आती है, तो होता है कि हाँ आती है, उनके लिए थोड़ा कुछ कुछ नियम अलग है, उसमें हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी में रहने वाले जो प्रोफेशनल है वो वहां का नियम जाने, वहां पर काम करेंगे तो वो समझे, उसमें हम लोगों को जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा नुकसान जो भी होगा वो लोग समझे, ठीक है। अगर आपको जानना है आप उसका अलग से देख सकते हैं, गूगल करके, ठीक है, देख लीजिए। तो उनके लिए क्या नाम रखा गया है, तो जैसे SGST है उनके लिए यूनियन टेरिटरी करके नाम दे दिया गया, तो उसको बोला गया UTGST, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, यूटी यूनियन टेरिटरी, GST, ठीक है। तो अब बात आता है कि ठीक है अब ये तो हो गया, एक काम करते हैं, अब एक और केस सोचते हैं कि भाई और क्या सिचुएशन हो सकता है। तो तीसरा एक सिचुएशन ये है कि इस सिचुएशन में, पहला सिचुएशन में तो आप समझ गए कि भाई ठीक है हम किसी शॉप पे गए जाकर के बोले कि भाई सामान दे दो, ले लिए, काम खत्म। दूसरा में भी गए शॉप पे, बोले सामान दे दो, ले लिए, काम खत्म। लेकिन बात आता है कि एक काम करते हैं, हम अभी वेस्ट बंगाल में है और हम लोग दिल्ली से कुछ सामान मंगाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से सामान खरीदे और वो वेस्ट बंगाल में मेरे पास भेजा गया, ठीक है। तो अब बात होगा कि भाई क्या किया जाए। वेस्ट बंगाल बोलेगा भाई मेरे यहाँ से सेल हुआ है, मतलब मेरे यहाँ सेल हुआ है, टैक्स से ये होगा। दिल्ली वाला बोलेगा मेरे यहाँ से सेल हुआ है, टैक्स से ये होगा। होगा ना भाई, होगा कि भाई मेरे यहाँ से एक्सपेंस हुआ है तो भाई मेरा हिस्सा बनता है। मेरे यहाँ का बोलेगा पर्सन कि भाई मेरे यहाँ से भी पैसा गया है तो यहाँ का एक्सपेंस हुआ है तो यहाँ को चाहिए होगा। तो बोलती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा हम ले लेंगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा हम ले लेंगे, यानी कि इसमें आप लोग झगड़ा नहीं कीजिए, ठीक है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना एक अलग से टैक्स करती है, उसको बोलती है IGST। ओके, इंपोर्ट जीएसटी यानी। IGST का नाम हम थोड़ा भूल रहे हैं क्या होता है, शायद इंट्रा स्टेट GST इसको बोलते हैं। ओके, नहीं तो इंपोर्ट हो तो अच्छा, इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। ओके इंटीग्रेटेड बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसमें आई को। तो बात आता है कि ये कब लागू होगा, जब टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो इसमें क्या कहा जाएगा कि जब आप विद इन स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट, जब आप किसी भी प्रकार का सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, इंट्रा स्टेट में, तब आपको जो है ये दोनों लागू होगा, यानी कि CGST एंड SGST, ठीक है। अगर सेम चीज अगर यूनियन टेरिटरी में हो तो वहां पर होगा CGST और UTGST। लेकिन यही चीज अगर इंटर स्टेट हो जाए, यानी कि दो स्टेट अगर इसमें आ जाए, ठीक है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस रेंडर हो रहा हो या फिर किसी प्रकार का आपको गुड्स और प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा हो, तो उस समय आप कौन सा चार्ज करेंगे GST, वो होता है IGST, ठीक है। तो जब भी आप ऑनलाइन सामान मंगाएंगे ना, तो उसमें देखिएगा जो बिलिंग होता है उसमें यही वाला लिखा रहता है IGST, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा जनरली जो है अदर स्टेट से होकर के आता है। अगर आपके सेम स्टेट से सेम जगह डिलीवर हो रहा है तो आपको GST देखने को मिल जाएगा और वही बाइफरकेशन देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। तो बात अब आता है कि भाई अब कौन कौन लोग हैं जिनको कि जीएसटी में रजिस्टर कराना कंपलसरी है, मतलब कि आपको जीएसटी का ये सब जो झमेला है, ये जो समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये कौन कौन लोग इसमें आएंगे, क्या सबको ही आएगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं सब कोई तो जीएसटी फाइल कर नहीं रहा है, या सब कोई तो जीएसटी जो जो लोग शॉप खोल करके बैठा हुआ है या सब काम कर रहा है, वो सब कोई जो है वो अ, ये नहीं कर रहा है, क्या कहलाता है, मतलब कि रिटर्न फाइल नहीं ही कर रहा होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ, अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो ठीक है, हम आपसे नहीं करेंगे, लेकिन कितने छोटे कितने बड़े ये जानना होगा। हम्म। तो इसके लिए हम्म। कहता है कि उसके लिए हम जो है आपसे हम ये देखेंगे कि आपका टर्न ओवर के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कितने छोटे और कितने बड़े। ठीक है, आपके बिजनेस का टर्न ओवर इन द सेंस आपका सेल्स प्लस परचेज मिला करके जो भी होता है, जो होता है उसको मिला करके उसी को बोला जाता है टर्नओवर। एक्चुअली यहाँ पर परचेज को नहीं लिया जाता है, मेनली सेल्स को लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेल्स को लेकर के टर्नओवर जो है आपको डिसाइड करना होगा कि भाई कितना होने के, मतलब गवर्नमेंट जो है एक पहले से दी हुई है टर्नओवर के बेसिस पर कि आप इस बेसिस पर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले भी बताया कि यहाँ पर दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो इस तरह का मतलब कि अर्न करने का तरीका अपनाए हुए हैं। एक है कौन से, सप्लाई ऑफ गुड्स वाले लोग। ठीक है, ठीक है। और एक है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। हम्म। तो कहता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स में और सर्विस प्रोवाइडर का कुछ अगर लिमिट उससे ऊपर होता है तो भाई आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी मतलब कि आपको करना ही है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हो गया। ठीक है, कि आपको इस कंडीशन में आपको करना ही करना है, और बहुत सारा कंडीशन है वो सब बाद में देखा जाएगा अगर करना होगा तो। ठीक है, लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है कि आपको टर्नओवर के बेसिस पर आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है। ठीक है, तो होगा कि ठीक है भाई, तो वो टर्न ओवर का मतलब पहले समझ ले कि आपका सेल्स क्या है उसके बेसिस पर। सेकंड चीज है कि कितने टर्म के लिए, यानी कि कितने समय के लिए वो सेल्स देखना होगा, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है हम लोग ये देखेंगे कि उसका जो टर्नओवर है वो कितना है। और अगर उसका टर्नओवर उस लिमिट से ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसको एक टेक्निकल नेम दिया गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट। समझ गए? क्या नाम दिया गया है? थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है आपका टर्नओवर जो है इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो आपको क्या कहला करना होगा, आपको जाकर के जीएसटी के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा कि भाई हम जो है जीएसटी पे करना शुरू करेंगे, अब लोगों से वसूलेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट ही जो है वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 40 लाख का है, और सर्विस प्रोवाइडर वाले लोगों के लिए 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है। यानी कि अगर आप जो है साल भर में पूरा 40 लाख से ऊपर अगर क्रॉस कर जाते हैं सेल, तो आपको क्या करना होगा, जाके जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। और जिस डेट पे आप सर्विस एज ए प्रोवाइडर 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, आपको क्या करना होगा, जाके जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। तो बात आता है कि ठीक है कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसे नहीं करा सकते हैं, मतलब मेरा लिमिट नहीं है इतना, मेरा लिमिट है 10 लाख की, तो क्या हम नहीं करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। वॉलेंट्री बिल्कुल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंडेट नहीं है। मैंडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को क्रॉस कीजिएगा उस समय मैंडेट हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है आप पर ये एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा सकती है अगर आप इस कैटेगरी में जाने के बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो। ठीक है, और आपको कंपलसरी आपको करवा करके ही रहेगी, नहीं तो बहुत सारा चार्जेस होगा, पेनाल्टी होगा, क्या होगा वो अलग अलग कहानी है फिर। ठीक है, तो अब बात आता है कि मैंडेटरी भी कर सकते हैं, मतलब मैंडेटरी तो करना जरूरी है, लेकिन अगर चाहें तो हम लोग वॉलेंट्री भी उसमें जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो होता है कि ठीक है, लेकिन एक और केस एक्सेप्शन बता देते हैं कि ये लिमिट जो है ना बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। किस कंडीशंस में?
ये थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, अगर आप किसी प्रकार का ऑनलाइन काम करते हैं, यानी कि अगर ऑनलाइन अगर आप किसी प्रकार का गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विस नहीं गुड्स अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप ₹1 का भी, इवन ₹1 का भी अगर सामान आप ऑनलाइन बेचने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। समझ गए? वहां पर ये थ्रेशोल्ड लिमिट बिल्कुल काम नहीं करेगा कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट के सर हम नीचे हैं, हम लेकिन ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो कुछ होगा नहीं, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आप जो है ऑनलाइन सेल कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखें। एक कंडीशन कि जब आपका टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाएगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। सेकंड है कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है आपका काम नहीं करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। और तीसरा कहानी है कि भाई वॉलेंट्री आप चाहें तो करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ स्टेट्स है जिनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, उसके लिए हम एक नोट्स बनाए हुए दे देंगे, वो देख लीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या उसमें है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अभिषेक अभी से सो रहा है। कौन सो रहा नहीं हम नहीं सो जमाए रहे, ले रहा है। ओके वो ऐसे ही आ रहा है। हाँ, तो देखिए जीएसटी को एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि इसमें देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि यहाँ पर जीएसटी तो ठीक है, हम लोग सीधा एक चीज देखे हुए हैं कि हम लोग समझते हैं कि भाई एक पर्सन आया मेरे को सामान दिया, उसमें हम लोग जीएसटी उसको पे किए, वो जीएसटी उठा करके गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन जब उसके पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब वो उसमें आज नहीं जाते हैं, वो बहुत लंबा एक टॉपिक हो जाएगा, उसमें नहीं 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 नहीं, जाते हैं। खत्म कीजिए अभी, ये लाइन खत्म कीजिए, आप जो बोल रहे थे ठीक खत्म है, कीजिए। जब वो नहीं नहीं, वो बहुत लंबा जाएगा, उसमें नहीं जाते। अभी थोड़ा और काम बाकी है, उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, जो हम बोले थे कि आपको एक्सेल में हम दिखाते हैं कि कैसे जो है जीएसटी का मतलब कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ऑटो कैलकुलेशन, वो दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई कुछ बोला क्या? आवाज कट गया। लगा ऐसे हमने पता नहीं। पुलिस नहीं रहा है। नहीं आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा। हेलो, नेटवर्क इशू है। एक्सेल सीट दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है। हाँ ठीक है, देखते हैं पहले एक चीज। अभी जो बोले दो तरह के लोग जो होते हैं, एक वो होता है पेंसिल एक्सक्लूसिव वो नेचर। पेंसिल छील लीजिए, थोड़ा अच्छे से लिखाएगा, फिर साफ कर लीजिए उसको। एक्सक्लूसिव नेचर का एक बताए थे, यानी कि एक्सक्लूसिव नेचर में क्या चीज कि कोई प्रोडक्ट लिए, जैसे मान लो कि प्रोडक्ट कौन सा हम लोग उसमें लेने गए टैक्स थे, ऑलरेडी बर्गर। इंक्लूडेड है। हाँ, बर्गर लेने गए थे, ठीक है, उस पर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे तो हमारा टोटल जो है अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो बर्गर का प्राइस कितना हम लोग रखे थे 100, उस पर हम लोग टैक्स चार्ज कर रहे थे कितना 18% एट द रेट पे। 18%। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इस पे 18% निकाल दिए और इसको जो है हम लोग टोटल किए, यहाँ पर हम लोग के एक बिल दिख गया। ये तो बहुत इजी तरीके से पता चल जाता है। ठीक है, और सेकंड बोले थे कि जब हम लोग एक इंक्लूसिव नेचर का हम देखते हैं, ठीक है, जब इस तरह का बिलिंग देखते हैं, INC आप उल्टा नहीं लिख दिए? नहीं सही है। ठीक है, जब इंक्लूसिव नेचर का बिलिंग हम लोग देखने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, शर्ट का प्राइस मान लो कि जो दिखाया हुआ है वो है कितना, जो से वो लोग दिखाते हैं 1799। ठीक है, लेकिन क्या ये हमारा टोटल अमाउंट ये होता है? एक्चुअली नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं टोटल अमाउंट ये पे करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर 1799 पे करते हैं। ठीक है,
तो बात आता है कि भाई इसमें इंक्लूडिंग टैक्स है, ये इसीलिए बोल रहे हैं इसको इंक्लूसिव नेचर, यानी कि ये जो हम लोग को अमाउंट बताया जा रहा है कि सर 1799 है, ये इंक्लूडिंग टैक्स बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब बात आता है कि ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 1.18, तो ये मेरा प्राइस निकल जाएगा। और वही सिंपल इसका 18% जो है वो 1.8 क्या था फिर? वो 1 डिवाइडेड डिवाइड 18 डिवाइडेड बाय ये 100 इंटू 118। ओके ठीक। वही ना भैया? हाँ, यहाँ पर 18% हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो बिलिंग निकल के आएगा 1799 का, यहाँ पर टोटल निकल करके आएगा। ठीक है, और हम लोग वो का टैक्स जो वसूला जाएगा 1.18 इतना किए थे होगा। तो वही ना? वो जो 1 पॉइंट था वो क्या था? 1.18 वही बताते ना, हैं। 100 डिवाइडेड बाय 118। हाँ हाँ हाँ, देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक चीज सिंपल सा समझ लो। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 पर हम लोग चार्ज कर रहे हैं 0.18 है, और ये हमारा निकल के आ रहा है कितना? देखो इसको इस तरह से समझ लो, 100 ये तो है ही, 100 के फॉर्म में है ही। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये 1 रुपए का है तो ये 0.18 होगा और ये 1.18 होगा। ये सही है? अभिषेक देख रहा है, भैया से समझ रहा पूछिए है? ना, हमको दिख रहा है। अभिषेक भैया से पूछिए ना, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर दिख तो देख रहा रहे हो, दिख रहा 100 का अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 रुपए का अगर कोई चीज है तो उस पर 0.18 टैक्स चार्ज करेंगे और उसको लिखेंगे 1.18। तो बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर बिल्कुल लिख देखो सकते यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्राइस पे पहुंचना है हम लोगों को, इस प्राइस पे। इस बैक प्राइस पे कैलकुलेशन पहुंचने कर के रहे लिए हम इसमें लोग क्या मतलब। कर रहे हैं, हम लोग बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखो हम लोग क्या कर रहे ओके। हैं, इस प्राइस को हम लोग देखो क्या किए हैं, इसको ये लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, इससे मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक हाँ ठीक है हैं? ठीक है, समझ गया समझ ठीक गया। है, ठीक है, हो गया हो गया। लेकिन इसी आ को गया। अपोजिट जब ले जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइस को इससे डिवाइड कर देंगे। हम्म। हैं? तो ये मेरा निकल करके आ जाएगा। समझ गया? हाँ हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। तो ये इंक्लूसिव नेचर और एक्सक्लूसिव नेचर समझ में आ गया। हम्म। हम्म। हाँ, और कुछ इसमें पूछना है? नहीं पूछना नहीं। है? तो हम लोग आज क्या क्या टॉपिक खत्म किए हैं? हल्का फुल्का नॉलेज ले लिए। टाइप्स ऑफ सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंक्लूसिव क्या है उसके एक्सक्लूसिव बारे में मेथड। जान लिए। ठीक है, उसके टैक्स बाद हम कितने लोग टाइप का थोड़ा होता है मोड़ा वो जाने पढ़े। कि भाई किस तरह के नेचर का होता है, एक इंक्लूसिव नेचर का, एक एक्सक्लूसिव नेचर का बिलिंग होता है जीएसटी के लिए। तीसरा हम लोग देखे टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट का कहानी, कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और देखे कि भाई हम लोग कैसे टैक्स चार्ज करते हैं किसी भी बिलिंग अमाउंट पे, ये चीज। और कितना तरीका का जो टैक्स होता है वो जीएसटी होता है। तो हम लोग टोटल 5 चीज यहाँ पर आज देखे हैं। ठीक है, ठीक तो है। कुछ नोट्स है, हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नोट्स दिया हुआ है इस नोट्स को देखोगे हम लोग अभी। ठीक है, वेटिंग रूम ये क्या है? हाँ,
तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, ये बताया हुआ है कि जीएसटी आखिर कैसे शुरू किया गया था, मतलब कब मतलब ये थोड़ा जनरल नॉलेज का कहानी हो गया, इसको उसके लिए है जिसको थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना है उसके लिए ये चीज है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी करना है, देखना है, तो आप नहीं भी इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बस एक जानकारी के नहीं नहीं, लिए। वो देखना है, देखना है। तो सबसे पहले जो है इन द ईयर 2000 प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप अ कमिटी टू डिजाइन ए जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री, ठीक है। वो सबसे पहले जो है 2000 में, जिस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय जो है आपको जीएसटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लाना चाहिए जिसको कहा जाएगा वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। सेकंड जो तो है उसी समय नाम दिया गया था जीएसटी। हाँ, जीएसटी उसी समय बोल करके आ गया था कि भाई इसको जीएसटी हम लोग एक लेकर के आएंगे, बस एक थ्योरी रखा गया था, उस समय कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसी समय उसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया कि इसके लिए एक कमेटी बनाया जाए और बना करके जो है इस पर काम किया जाए 2000 में ही, ठीक है। 2006 में अनाउंस्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग बजट ऑफ 2006-7 दैट जीएसटी वुड इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। मतलब कि समझ ही रहे हैं कि उस समय जो है यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, वो बोले कि हाँ भाई ठीक है, उस समय पी चिदम्बरम जो यूनियन मिनिस्टर थे, ठीक है। तो वो बोले कि भाई ठीक है, हम जो है जीएसटी को जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। वही बात आगे लिखा हुआ है कि इतना जल्दी लेकिन हो नहीं पाया। द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 2014 में, यानी कि इसके बाद बहुत दिन तक काम चलते रहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कुछ भी 2010 में आया नहीं। 2014 में जो है पहली बार द कॉन्स्टिट्यूशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, मतलब कि लोकसभा में फिर से जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो उस समय जो है इसको फिर से पारित करने के लिए बात किया गया कि भाई जीएसटी जो है जो 10 नहीं होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, तो इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। 2016 में दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, मतलब कि उसको में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया कि हाँ भाई इस चीज में सुधार लाइए, ला करके फिर जो है हम इसको लागू कर देंगे, ठीक है। 2016 अगस्त में, 2016 सितंबर में जो है 2016 सितंबर में, ठीक है, फर्स्ट काउंसिल मीटिंग रखा गया इसको लेकर के कि हाँ भाई ठीक है, अब जीएसटी को लाने का समय आ गया है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस बिल। कंपनसेशन सेस बिल के बारे में हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी क्या है, ये तो हम लोग अभी देखे हैं क्या है। तो इसको जो है सबसे पहले रिकमेंड किया गया कि इस तरीका से जो हम लोग टैक्स को इंट्रोड्यूस करके हम लोग जो है लेकर के आएंगे, मतलब मार्च 2017 में ये चीज बोला गया, ठीक है। इसको पास कर दिया गया कब, अप्रैल 2017 में पार्लियामेंट में ये पास हो गया कि अब जो है जीएसटी अप्लाई करेंगे। पास हुआ है अभी, लेकिन लागू अभी नहीं हुआ था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। लागू कब हुआ, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स द रूल्स, मतलब कि वो कुछ जो रूल्स था मई 2017 में ला करके पार्लियामेंट में सबमिट कर दिया गया कि भाई देख लो और देख करके समझ लो इसको। ऑल स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट 30 जून 2017 को जो है वो चीज पास कर दिया गया, ठीक है, कि भाई अब जो है जीएसटी अब आपको देना पड़ेगा, आप जीएसटी का जो फॉलो अप है वो आप शुरू कर दीजिए, जो भी इससे रिलेटेड काम है वो कर दीजिए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और 1 जुलाई पर ये हुआ कि लॉन्च कर दिया गया, यानी कि 30 जून 2017 को बताया गया कि भाई अब 1 जुलाई से अब आपको ये पे करना शुरू कर देना पड़ेगा, यानी 1 जुलाई को ये सब जगह लागू हो गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 8 जुलाई 2017 को देखो जम्मू एंड कश्मीर में भी ये चीज को ला दिया गया, जीएसटी एंड ऑर्डिनेंस promulgated to extend जीएसटी टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वहां पर भी लेकर के आया गया और तब से ये जर्नी बिगिन हो गया, ठीक है। वहीं पर नीचे में एक अलग से दे दिए हैं कि इंडिया फॉलो डुअल जीएसटी सिस्टम, जो कि तुमको बता दिया डुअल जीएसटी सिस्टम क्या चीज है, कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो अलग जीएसटी अपना ले लेती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना अलग ले लेती है, इसके बारे में बता चुके हैं। ये पूरा पढ़े, इसमें कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस मतलब हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 में। हाँ, ये सेकंड पे जब नहीं बताएं, क्योंकि वो जो पॉइंट बोले थे ना कि आज नहीं रहने देते हैं, कल करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वही यही वाला पार्ट है वो वैल्यू एडेड टैक्स वाला, ये वाला पार्ट जो है हम लोग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, इसलिए अभी रहने देते हैं।
डुअल जीएसटी सिस्टम, जीएसटी सिस्टम के बारे में थोड़ा मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सेंट्रल एंड स्टेट बोथ कैन चेंज टैक्सेस ऑफ एज जीएसटी इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, मतलब कि वो अपना जो है उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है वो अपने हिसाब से चेंज ऊपर नीचे कर सकती है, वो इतना पावर उन लोगों को दिया गया। कितना पावर है, क्या क्या चेंजेस नहीं कर सकती है, उसके लिए बहुत बहुत कुछ जानने का चीज है, उतना हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, टाइप ऑफ जीएसटी बताई दिए कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी जो है बता चुके हैं। हाँ, एक चीज छूटा हुआ है, इसके बारे में बता ही देते हैं। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको HSA नहीं बोलते हैं, ठीक है, जनरल भाषा में कोई इतना टफ में नहीं जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपको तो पता ही है कि कितना भी प्रकार का सर्विस है, कितना प्रकार का बिजनेस है, हर तरह का चीज है। कोई डेयरी बिजनेस में काम कर रहा है, कोई होलसेल में काम कर रहा है, कोई आपको मसाला में काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन बिजनेस चला रहा है, कितना सारा अलग अलग तरीका का बिजनेस है। तो हुआ कि भाई सबको गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप जब टैक्स पे कर रहे हैं तो आप किस सर्विस के अंडर में आते हैं। तो उसके लिए वो क्या की गवर्नमेंट कि आपको पहले से बाइफर्केशन करके दे रखी है, बहुत बड़ा लिस्ट है। वो लिस्ट को आप जो है जाकर के चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसको जहां पर आप टाइप कर सकते हैं चैप्टर्स ऑफ द फाइनल फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में आप जाकर के वो पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं और निकाल के देख सकते हैं कि टोटल सर्विस कितना है और उसमें किस प्रकार से आपका नंबरिंग किया हुआ है। यानी कि आपको जो है ना इसमें कुछ नहीं किया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर में आप आते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका होलसेल बिजनेस है, ठीक है, तो होलसेल बिजनेस वालों के लिए एक अलग नंबर कैटेगराइज किया हुआ है, जो लोग रिटेल बिजनेस में उनके लिए अलग कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जो रेस्टोरेंट बिजनेस में उनके लिए अलग है, जो आपको लाइटिंग वाइटिंग का काम करते हैं उनके लिए अलग है, जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए अलग है। तो बस एक नंबरिंग सिस्टम दिया हुआ है अलग से, पहले से प्री डिटरमाइंड, कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाइए तो आप उस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और जब आप सामने वाले से चार्ज करते हैं कोई जीएसटी, तो उसमें जो है वो HSN नंबर मेंशन कीजिए कि हम इस सर्विस या प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपसे जो है चार्ज कर रहे हैं। तो वो नंबर जैसे ही आप डिनोट कीजिएगा, तो इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है कि आप किस सर्विस के लिए किसके लिए आप जनरेट कर रहे हैं, और उससे उसको सेकंड में नॉलेज भी मिल जाता है कि किस सर्विस या सेक्टर से उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और कौन सा सर्विस और सेक्टर से जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग्स भी वो अपना कुछ ना तो कुछ ऊपर नीचे कर सकती है। ठीक है, तो उससे आपको भी थोड़ा फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को भी थोड़ा जानकारी एक्स्ट्रा मिल जाता है उससे, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। तो अब समझ गया HSN क्या है? क्लियर है? लेकिन इसका जो आप फुल फॉर्म लिखे हैं एक बार दिखाइए मेरे को। क्या लिखे हैं आप? ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इसको क्या डिफाइन कीजिएगा? मतलब हार्मोनाइज्ड कर लेना, मतलब ठीक है, वो हर चीज का इतना मीनिंग नहीं जा सकते हैं। लॉ में तुमको कम से कम ऐसा 1500 शब्द मिलेगा, कितना कुछ जाओगे। ठीक है, अब इसके लिए जो तुमको आगे बताते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, जो तुमको बताया वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके लिए वो शब्द लिखता है सुओ मोटो। तो ठीक है, अब सुओ मोटो का मीनिंग तुम पहले सर्च करो, फिर उसके बारे में जाओ, तो वो नहीं ना है। ठीक है, तो वो बोलता है कि मतलब जस्ट बाई ऑन आप चाहें तो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए वो वर्ड लिखता है सुओ मोटो। तो सुओ मोटो लिखोगे तो जनरल लोगों के समझ में नहीं ना आएगा, तो जनरल तरीका से समझना है। ठीक है, हर चीज का मीनिंग इतना नहीं जानना है। ठीक है, कि हर चीज हर शब्द को पकड़ के जो ट्रेंड में चल रहा है इसलिए उसको आदमी जान लेता है। तो आदमी जानता है कि HSN आदमी को सुनने के लिए मिलता है, जीएसटी लाइन में जाएंगे तो वहां पर आपको हमेशा ये शब्द सुनने के लिए मिलेगा। तो बस इसीलिए इंट्रोड्यूस करने के लिए बता दिए कि ये होता क्या है। ठीक है, हर इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है, गूगल करो, देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है, हाँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का हम बताए हुए हैं जो कि किस तरीका से आप कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो पहला तरीका आपको वो बताए थे, वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट वाला, ये टोटल चार्ट उसी का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्सीड अगर 40 लाख से होता है तो आपको जो है किस चीज के लिए, ये फॉर सेल्स ऑफ गुड्स के लिए और फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए। ठीक है, दोनों के लिए आपको डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
और एक चीज बताए थे उस समय जब कह रहे थे कि कुछ स्पेशल स्टेट लोग हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिया, मतलब एक्स्ट्रा कुछ कंडीशंस के साथ कुछ दिया हुआ है। तो एक्सीड रुपीज अगर उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है गुड्स के लिए, ठीक है, उनको कहा गया है कि अगर आपका 20 लाख से ही ऊपर जाता है ना तो आपको जो है जीएसटी में फॉलो अप करना होगा। और वो होते हैं स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट जो है, वो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जो है वो जाकर के आप देख सकते हैं। कुछ 8 या 9 स्टेट है जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें से ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है सबसे ज्यादा उसमें लोग वो बिलोंग करते हैं। आपको मोटा मोटी आइडिया हो रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो और सर्विस प्रोवाइडर के लिए आपको 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है, ठीक है। और किसके लिए? फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट एंड 10 लाख रुपीज फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। यानी कि जो भी चीज आपको नॉर्मल कैटेगरी वाले स्टेट्स लोग हैं उनसे हाफ रखा गया उन स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट में, ठीक है। ठीक। जो थ्रेशोल्ड लिमिट हम बताए थे। हम्म। अब दूसरा एक बताए थे आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। दो चीज बताए हैं इसमें का। बिल्कुल पहला बिल्कुल। बताया है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और दूसरा बताया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक वॉलंटरी है। वाले में। तीसरा एक चीज समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन को अलग केस, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है कई सारा सर्विस को है ना एक्सेप्शन दी हुई है कि आपको ना टैक्स जमा करने का जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? किन कंडीशंस में करती है? जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम थोड़ा कर सॉल्व रहा को है, जूम आउट कीजिए ना, वो थोड़ा कट रहा है वहां पे एक्सेप्शन के पास थोड़ा। हाँ ठीक है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है देखती है कि कौन लोग पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या कोई ऐसा बिजनेस जो है जिसको कि भाई करना जरूरी है, जैसे कि फार्मिंग को लेकर के, ठीक है। फार्मिंग में जितना भी प्रोडक्ट होता है उन लोगों को कंप्लीटली जीएसटी के टैक्स से बाहर रखा गया। याद रहे, टैक्स से बाहर रखा गया है, जीएसटी से बाहर नहीं रखा गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपको जो है रिकॉर्ड रखना है लेकिन आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। आपका वो टैक्स बिल्कुल नील दिखेगा लेकिन आप रिकॉर्ड उसका रखिए, समझ रहे हैं। एक्सेप्शन एग्जाम्पशन जो मिला हुआ है वो आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम अबव द लॉ। देखो यहाँ पर जो लिखा पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज, पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स एंड, ये क्या है बाद में बताते हैं। एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना। तो पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपको एग्जाम्पशन दिया गया है, रिकॉर्ड के लिए नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हैं? आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो कई सारा ऐसा सर्विसेज है जहां पर कि आपको इसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैसे लोग, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि भाई है कि ठीक है उनका तो बिजनेस तो है, बड़ा भी बिजनेस है, मतलब काफी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, 80 लाख का होता है, 90 लाख का होता है, 1 करोड़ तक का होता है। लेकिन उन लोग रिकॉर्ड ज्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ना ही उतना टाइम है ना ही उस तरह का बिजनेस है। सबसे ज्यादा वैसे लोगों को मान के चलिए होलसेल बिजनेस, ठीक है। जो होलसेल बिजनेस होता है उनका प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही 3% 4% के मार्जिन पे वो लोग काम करते हैं। और उसमें भी अगर उनसे कहा जाए कि अब सारा कुछ जो है मेंटेन कीजिए तो उनके लिए तो थोड़ा नाइंसाफी सा होगा, भाई कैसे उतना रिकॉर्ड मेंटेन करें, ठीक है, कैसे उसको हम सारा डेटा को हम एक जगह संभाल करके रखें। तो ऐसे लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप कंपोजिट स्कीम में चले जाइए। वो स्कीम क्या होता है, कैसे काम होता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। और उस स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो पहला हो गया नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेकंड हो गया कंपोजिट स्कीम जिसमें कि आपको गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है स्मॉल गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर को, जिसको कि, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है, हम पूरा पढ़ते हैं पहले फिर देखते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल स्केल ऑफ गुड सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर रिमेन प्रोवाइडर मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ पर देखो इंट्रा स्टेट को लाल किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? क्योंकि अगर आप इंट्रा स्टेट में यानी कि स्टेट के विदिन अगर आप आते हैं तो ही आप स्कीम में जा सकते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट वाले लोगों के लिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले लोगों के लिए ये स्कीम नहीं होता है। इंट्रा स्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं यानी कि विद इन द स्टेट जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो छोटे रूप में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को कहा जाता है कि आप इस स्कीम में चले जाइए। डॉक्यूमेंटेशन आप कम कीजिए, टैक्सेशन का भी उनका तरीका बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और उस पर वो लोग काम करें, ठीक है, समझ गए। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हम लोग समझे, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, दूसरा समझे कंपोजिट स्कीम,
तीसरा हम लोग समझे अपार्ट फ्रॉम एबव, यानी कि अपार्ट फ्रॉम कंपोजिट स्कीम वाले लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एग्जाम्पशन डिनोट करती है, जो कि अभी बताया, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है कुछ सर्विस को या गुड्स वाले जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स देते हैं उनके पार्ट को क्या करती है कि आउट ऑफ टैक्स रखती है, कि भाई आप टैक्स नहीं पे कीजिए, ठीक है। और तीसरा चौथा जो है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो समझ ही गए चार तरह से कैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लोग किस किस तरह के लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, मतलब अभी जो है ये लोगों को जीएसटी से अभी लोग बाहर है, ठीक है। ये तीन बिजनेस जो है आपको जीएसटी से अभी बाहर है, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो भी दारू पेट्रोलियम वाला वगैरह तो ले है लो, बिल्कुल, ठीक है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम, तो है। क्रूड, डीजल ऑयल, ये सब जो है आपको अभी जीएसटी से बाहर है। और रियल एस्टेट जो बिजनेस है वो भी आपको जीएसटी से बाहर है, ठीक है। तो जीएसटी से बाहर है लेकिन टैक्स से बाहर नहीं है। इन लोगों पे आपको जो है वो एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी वैट जो है लेवाई किया जाता है, ठीक है। और पेट्रोलियम पे भी सेम चीज है कि इस पे भी एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी वैट इन पे लेवाई किया जाता है, ठीक है। रियल एस्टेट वाले पे जीएसटी लागू नहीं होता है, उनका अलग अपना रूल रेगुलेशन है, वो उसके तहत जो टैक्सेशन होता है वो पे करते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि इसमें लोग वो जो है जाकर के जो रजिस्ट्रेशन कराता है तो रजिस्ट्री फी देता है, तो उधर वो अपना देते हैं, ठीक है। अब ये जो है नीचे जो दिया हुआ है वो है कि जीएसटी तो पे करते ही हैं, ठीक है, लेकिन साथ में अलग टैक्स भी पे करते हैं। अभी इन लोगों पे वो चीज लागू होता है। कौन कौन से लोग, एक टोबैको सर्विस है, जो टोबैको यानी कि धूम्रपान वाले लोग जो हैं उनको होता है कि भाई जीएसटी तो पे करना ही पड़ना है, एक्साइज ड्यूटी भी आपको पे करना है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है कि ठीक है आप जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा टैक्स लेवाई होगा। इन लोगों का क्या है कि आप दूसरा टैक्स तो पे कर ही रहे हैं, जीएसटी भी साथ में पे कर रहे होंगे इन लोगों के बिजनेस में, ठीक है ना। ये दो बिजनेस जो है उसके लिए अभी यही चीज है। अब बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो गवर्नमेंट बाद में नोटिफिकेशन देगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। नारकोटिक ट्रस्ट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड मतलब कि पार्ट्स होता है उसको देख लीजिएगा गूगल करके कि ये क्या बिजनेस है क्या नहीं है, ठीक है। उस पर स्टेट गवर्नमेंट रिटेन द पावर टू लेवाई स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, मतलब कि वो एक्साइज ड्यूटी जो है उस पर चार्ज करती है। बस आज के लिए इतना ही है, हमको लगता है काफी है। सबको नींद आ रहा है। हेलो, मेरे को तो नहीं आ रहा अभी। एक तो गायब चला हो गया गया। क्या? हम्म। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। सुनो ना, कह रही हूँ कि ये जो लोकल शॉप्स है, ठीक है, इधर तो पैकेट वाला चीज नहीं देते हैं। लाइक हम गए, चावल लिए, दाल लिए, आलू लिए, ऐसे लिए, तो उधर तो ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो हम लोगों पे उसका जीएसटी लिवाई नहीं होता है। बाद में बात करेंगे इस पे। एक्चुअली मतलब पूछिए तो ठीक है, बता देते हैं कि वो जो है वैसे भी फार्मिंग प्रोडक्ट है, फार्मिंग प्रोडक्ट पे वैसे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। मिल्क प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, डेयरी प्रोडक्ट पे नहीं होता है चार्ज। उन लोगों को गवर्नमेंट बाहर रखी हुई है। इसका थोड़ा ब्रीफ नॉलेज बाद में दे देंगे। जब पूछिए तो बता देते हैं कि इसका दो रीजन सबसे बड़ा है। पहला है कि फार्मिंग और उस तरह के प्रोडक्ट को गवर्नमेंट जो होती है ऑलरेडी उसको मतलब कि प्रमोट करना चाहती है, तो उसके चलते वो जो है नहीं चाहती है कि भाई उस पर टैक्स चार्ज करके आपका बर्डन बढ़ाया जाए और बर्डन बढ़ा करके उसको उस कैटेगरी में ला करके लोगों को उससे बाहर किया जाए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा किसान लोग और ये लोग होते हैं। अगर उन लोगों को टैक्सेज और ये सब में डाला जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका वो हो जाता है। सेकंड रीजन सबसे बड़ा ये हो जाता है क्योंकि उस तरह के प्रोडक्ट पर मिसबिहेव बहुत हो सकता है टैक्स में। जैसे कि लोग लेकर के आएगा
प्रोडक्ट को बोल देगा बर्बाद हो गया, खराब हो गया, उसका रिकॉर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटिव आइटम है। अब उसको क्या करेंगे, बड़ी रख करके तो बहुत दिन तक रख नहीं सकते, खराब हो गया, उस पर लोग इनपुट दिखा लेगा और आउटपुट नहीं दिखाएगा तो टैक्स से बच जाएगा। तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है। अच्छा, इनपुट लेकिन आउटपुट भी बोल दिया, हम कल बताएंगे। फार्मिंग प्रोडक्ट जो देते हैं उसमें तो तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, तुम बाद में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ओवर होएगा। ओके।